काले अंधेरे के बीच में एक आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। सावधान सावधान सावधान, आज मौसम विभाग ने बताया है कि तवांग शहर के पास बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि वो अपने घर और बाहर के सभी कामों को जल्द से पूरा करें। इस तूफान का असर बहुत दिनों तक हो सकता है। इससे पहले कि रेडियो कुछ और बोल पाता, उसके सामने बैठे वॉचमैन ने एक झटके में उसको बंद करते हुए कहा, क्या यार, रोज का यही ड्रामा है, अरे बंद करो इसको। इससे पहले कि वो अपने जगह पर वापस आकर बैठ पाता, एक और शोर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो उस शोर की तरफ भागते हुए अपने मन में बुदबुदाया, लगता है शिकार फंस गया जाल में। भगवान ही बचाया आरव को। मुझे छोड़ दो, देखो मेरी बात को अच्छे से सुनो। जैसा जैसा तुम लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यार हाथ हटाकर बात करो ना। तुम लोगों को हो क्या गया है? मेरी बात सुनो प्लीज। देखिए मुझे फंसाया जा रहा है, ये लड़की नाटक कर रही है। अरे हम बैठ के बात कर सकते हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं रुको, नहीं मुझे मत मारो। अचानक से कुछ लड़कों के झुंड ने एक लड़के को मारना शुरू कर दिया। वो लड़का आरव था। आरव हर बार यही कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, मगर कोई उसकी बात को सुनने वाला ही नहीं था। कोई उसको लात से मार रहा था तो कोई उसको हाथों से उसके अंजाम तक ले जाने को तैयार थे। हर गुजरते पल के साथ हमला करने वालों की वहशत बढ़ते जा रही थी। वो लोग उसको मारने के साथ साथ पास की दीवारों पर भी उठाकर फेंक रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई की जगह पर खून के धब्बे बन गए। ये आरव का खून था जो उसके जख्मों को बयान कर रहा था। एक इंसान को 6 लोग मिलकर मार रहे थे। कुछ मिनट के अंदर ही आरव जमीन पर गिर गया। उसके शरीर ने अब जवाब दे दिया था। दर्द और आश्चर्य ने उसकी जबान को बंद कर दिया, मगर उसकी आंखें दर्द में चीख रही थी। वो जैसे ही नीचे गिरा, हमला करने वालों में से एक लड़के ने पास में रखे गार्डन टूल से आरव के गर्दन पर वार किया। ऐसा करते ही आरव दर्द से तड़प उठा। वो अपने गले को पकड़कर जमीन पर झटपटा रहा था। गले में चोट के कारण अब वो बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद उसी टूल से बारी बारी सब ने मिलकर आरव को बहुत मारा। इतने में एक आदमी अंधेरे में भागता हुआ उनके पास आया और हमला करने वालों को रोकते हुए बोला, अरे आप लोग हमारी नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? अरे देखिए इसको, ये ऐसे भी मर चुका है। अब मेरी बात मानिए और इसको बाहर फेंक दीजिए। ये वही वॉचमैन था जिसको आरव की चीखने की आवाज आई थी। इतना कहने के साथ वॉचमैन ने अधमरे पड़े आरव को अपने टॉर्च से देखा और डर गया। मार खाकर वो बेहोश हो गया था। आरव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। वॉचमैन ने फिर से हमला करने वालों को घबराते हुए कहा, अरे कितना ज्यादा मारा है, अरे जल्दी कीजिए, ये यहाँ पर मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद सबसे नजरें बचाकर उन लड़कों ने आरव को स्कूल कंपाउंड से बाहर कुछ दूर पर फेंक दिया। आरव को जिस तरह से घसीटकर बाहर किया गया था, उससे एक बात साफ थी कि हमला करने वाले आरव को बहुत ज्यादा नापसंद करते थे। बाहर बहुत मोटी बर्फ की चादर सड़क पर फैली हुई थी। तवांग शहर ने शुरुआती वसंत से पहले आखिरी भारी बर्फबारी को देखा था। सफेद तितलियों की तरह आसमान में उड़ते बर्फ के गुच्छे शहर को ढक रहे थे। इन सब के बीच आरव को यहाँ की सर्द हवा चाकू की तरह अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो अब समझ गया था कि उसको स्कूल से कहीं दूर फेंक दिया गया था। स्कूल से कुछ दूरी पर जो सड़क राजधानी को जाती है, आरव उस सड़क पर अधमरा पड़ा हुआ था। बर्फ की ठंडक जब उसके शरीर को जलाने लगी, तब उसको एहसास हुआ कि वो अभी जिंदा है। उसको देख के लग रहा था कि वो अपने शरीर के आखिरी जान से कोशिश कर रहा है कि वो आगे की तरफ बढ़ जाए, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। सड़क पर गिरी बर्फ ने उसका काम और ज्यादा मुश्किल कर दिया था। घायल आरव को उसके जख्मों ने बर्फ की मोटी परत में फंसा दिया था।
उसके शरीर से खून बहकर जमते जा रहा था। उसको कोई भी देख के कह सकता था कि वो अपने आखिरी समय के सांसों को महसूस कर रहा है। आरव की उम्र लगभग 16 या 17 साल के बीच थी। जितने जख्म उसको आज मिले थे उतनी तो उसने सर्दियां भी नहीं देखी थी। अचानक से उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा था। उसका दिमाग अभी उसके बस में नहीं था। बर्फ में किसी के चलने की आवाज शांत रात को परेशान कर रही थी। आसमान में चमकती बिजली के बीच उसको बस किसी के पैर नजर आ रहे थे। वो अपने सर को उठाकर देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन आया है, मगर अपने जख्मों के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। कुछ पल बाद जब बिजली के चमकने से उसकी नजर सामने वाले के बूट पर गई तो वो अंदर से मुस्कुराया। उसके बाद अपने अंदर की सारी ताकत को जमा करते हुए उसने बोलना शुरू किया। मैं जानता था कि तुम आओगी, हाँ, लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। मैंने ऐसा क्या किया था? बताओ क्या किया था? सुमायरा, मुझे जवाब दो सुमायरा। बात करते करते आरव को लगा जैसे कि वो 2 पैर उससे दूर जा रहे थे। उसने अपनी आवाज तेज करके बोलना चाहा, मगर उसके मुंह से गिरते खून और गले की चोट ने उसको रोक दिया। हल्के से खून को थूकने के बाद आरव ने फिर से कहा, रुको सुमायरा, मुझे तुम्हारी जरूरत। सुमायरा, रुक जाओ। हर गुजरते पल के साथ आरव की नजर कमजोर पड़ती जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो उन पैरों को पीछे हटने से कैसे रोके। आखिर में जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने शरीर की आखिरी ताकत के हिस्से को निचोड़कर चिल्लाते हुए कहा, सुमायरा। इस नाम के साथ जैसे ही आरव की आंख खुली तो उसने पाया कि वो नींद से जागा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आरव अभी भी सुमायरा के होने या ना होने के बीच फंसा हुआ था। कुछ देर तक अपने सांसों को संभालने के बाद आरव का ध्यान बाहर से आते मंत्रों के तरफ गया। सामने खुली खिड़की से उसको जितना दिख रहा था उस हिसाब से वो किसी ऊंचे जगह पर था, शायद से किसी पहाड़ी के बीच में। अपने आसपास के माहौल को देखने के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर गई। जगह जगह उसको चोट के निशान नजर आ रहे थे, मगर हैरत की बात यह थी कि उसको अब उतना ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसको वो काली रात अभी भी याद थी। उठने के साथ उसको अब इतना समझ आ गया था कि वो किसी अनजान जगह पर था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, अचानक से उस कमरे में एक इंसान आया। वो आदमी देखने में बहुत मजबूत दिख रहा था। हालांकि उसकी उम्र तो बहुत हो गई थी, मगर उसके चाल में बिजली की गति थी। उसने बहुत साधारण से कपड़े पहन रखे थे। आरव का ध्यान जिस बात ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया था वो थी उस आदमी की दाढ़ी। उस आदमी की दाढ़ी उसके पेट से कुछ ऊपर थी। साथ में उसने सर पर अपने बालों को पीछे करके बांधा था। उसको देख के आरव का मन और ज्यादा सवालों से घिर गया था। उसको अभी भी सब याद था। इन यादों ने उसके आंखों में दर्द और गुस्से को जमा दिया था। आरव को देख वो आदमी भी इस बात को समझ गया था कि आरव के मन में अभी क्या चल रहा है। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए उस आदमी ने कहा, कैसे हो आरव? उम्मीद है कि अब तुमको अच्छा लग रहा होगा। उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर आरव एकदम से चौंक गया। आरव का शरीर जितना नहीं टूटा था उसका मन उतना टूट गया था। तुम कौन हो? तुमको मेरा नाम कहां से पता चला और मुझे यहाँ कौन लाया है? आरव ने आंख दिखाते हुए पूछा। अनलिमिटेड फ्री कैश। तुम्हारे जिस्म पर बने टैटू ने बताया। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ। उस आदमी ने कहा, हाँ आप सही हो, पर आप है कौन और ये कौन सी जगह है? आरव ने अपने बिस्तर पर बैठे हुए ही कहा। उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थी। मेरा नाम है ओजस। हाँ, इस जगह को मेरे हिसाब से तवांग कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तुम अभी शहर से दूर पहाड़ियों के बीच हो। उस आदमी ने आरव को पानी देते हुए कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया,
मगर आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब जिंदगी के लिए कुछ है। आरव ने दुखी होकर कहा। अब उसका मन आश्चर्य से ज्यादा दुख में घिर गया था। उसको उस रात की बातें याद आ रही थी। बच्चे, जैसी चोट तुमको आई थी, मुझे समझ आ गया था कि तुमको किसी ऐसे इंसान ने मारा है जिसको इंसानी शरीर के बनावट के बारे में सब पता है। तुमको मारकर अपाहिज बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। गुरु ओजस ने कहा। मैं ठीक कैसे हुआ? मेरे जख्म कैसे इतनी जल्दी भर गए? आरव ने पूछा। उसको समझ नहीं आया कि गुरु ओजस किस बारे में बात कर रहे थे। लड़के, जब तुम मुझे मिले तो तुम मौत के दरवाजे पर खड़े थे। तुम्हारे मुंह के कोने से खून टपक रहा था। बर्फ में तुम्हारे शरीर से ज्यादा लंबी आपके खून की धार थी। तुम्हारे शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट गई थी और यहाँ तक कि हैमस्ट्रिंग्स भी टूट गए थे। गुरु ओजस ने आरव के सवाल का मजाक बनाते हुए कहा। कितना अच्छा होता कि आपने मुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता। क्यों बचाया ऐसी जिंदगी को जो बर्बाद हो चुकी है? आरव ने सवाल किया। उसके सवाल में उसका दर्द बयान हो रहा था। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किस चीज के लिए बने हो। आरव, शायद तुमको मेरी बात अजीब लगे, मगर तुम क्या हो ये तुम अभी नहीं जानते। तुमको दुनिया जीतनी है मेरे बच्चे। अपने नियति को समझो। गुरु ओजस ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरे साथ क्या हुआ है, सो प्लीज नाटक मत कीजिए। आरव ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारे दादाजी इस शहर के सबसे बड़े फाइटर थे। उनके बाद से तुम्हारे परिवार में कोई भी उस लेवल का नहीं हुआ। तुम्हारे पिता को आज भी ये बात चुभती है। इसी कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें इंपीरियल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में भेजा और अब तुम यहाँ खुद को खोकर आए हो। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट आरव को परेशान कर रही थी। आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हो और मेरे बारे में कैसे पता है आपको? भले आपको पता भी हो, मगर मुझ पर जो दाग लगे हैं उसमें आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। आरव ने निराशा से कहा। अपने कल को बेहतर करने के लिए अपने गुजरे हुए कल से सीखना जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। मैं सिर्फ हाथ बढ़ा सकता हूं, मगर उठाना तुमको खुद है। इतना सुनने के बाद आरव बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ओजस ने फिर से कहा। जिन लोगों ने तुमको यहाँ पहुंचा दिया, उनसे मिलकर हिसाब नहीं लोगे अपने जख्मों का? ओजस के इन शब्दों के बाद आरव कुछ नहीं कह पाया। इस वक्त आरव को लग रहा था जैसे वो दो दुनिया के बीच खड़ा था। दुनिया जीतने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। इतना कहते हुए ओजस उस कमरे से बाहर चले गए थे। आरव बस उन्हें देखे जा रहा था। क्या रिश्ता है आरव का गुरु ओजस से? आरव को किसने और क्यों मारा था? क्या है आरव के जीवन का राज? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।